ठीक है, तो आज से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए एक नया फ़ोल्डर आपको बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर अपन ने एक नया फ़ोल्डर बना लिया। अब उसके अंदर मैं लिख दिया जेएस इंट्रो, जेएस इंट्रो, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, वगैरह वगैरह, कंट्रोल कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। अब इसको मैंने ओपन कर लिया कोड में। सो अब सबसे पहले एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी है। अब उसमें ऐसा होता था कि जब अपन जावा पढ़ते थे, तो जावा में क्या होता था कि अपन को पहले से बताना पड़ता था कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। क्लियर, मुझे बताना पड़ता था कि ये इंटीजर है, कि ये फ्लोट है, या फिर ये एक स्ट्रिंग है, या फिर एक कैरेक्टर है। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा है ना कि वो रन टाइम पे ही पहचान लेता है और उसको वैसे ट्रीट करता है। मैं एक ही वेरिएबल को स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, मैं बुलियन बना सकता हूँ, मैं जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है इस चीज से कि मुझे एक्सप्लिसिटली उसको बताना नहीं पड़ रहा है कि वो क्या है। क्लियर, मैंने अगर एक वेरिएबल लिया, लेट से बना दिया मैंने एक वेरिएबल, और मैंने उसमें एक नंबर असाइन कर दिया, तो नंबर असाइन हो गया। अब उसी वेरिएबल के अंदर अगर मुझे स्ट्रिंग असाइन करनी हो तो मैं कर दूँ। क्लियर, दैट इज द डिफरेंस। अब अगर अपन देखना चाहें तो लेट्स सी कि कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, जैसे हमारे पास जावा है, अगर जावा की थोड़ी सी बात कर लें, तो जावा में क्या होता था, मुझे लिखना पड़ता था कि इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर इंट का मतलब क्या है कि ये एक नंबर है। क्लियर, बट जैसे ये है ए, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया। अब जेएस में कैसे बनाना है, मैंने यहाँ लेट लिया, लेट ए इक्वल टू 10। अब ए क्या है, लेट तो एक मतलब कीवर्ड है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये डेटा टाइप नहीं है, लेट यहाँ पर डेटा टाइप नहीं है। लेट क्या है, कीवर्ड की तरह काम कर रहा है जिससे हम वेरिएबल बना रहे हैं। अब द पॉइंट इज दैट कि इस ए को कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सा डेटा स्टोर करवाना है। तो ये काम कौन करेगा हमारे लिए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये काम करेगा हमारे लिए, हमें नहीं करना। क्लियर, हम क्या करते थे जब पहले यहाँ पर थे, तो यहाँ पर बताते थे कि हाँ ये इस टाइप का वेरिएबल है, पर इसमें आपको नहीं बताना है, इसमें नीड ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 10 लिखा है, तो अगली बार में मैं a इक्वल टू कोई स्ट्रिंग दे दूंगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर, अब इसी वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ और जो चाहे वो स्टोर करा सकता हूँ। क्लियर, तो ये एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज इसको ऐसा बोलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो एक ECMAScript बेस्ड लैंग्वेज है। अब ECMAScript क्या है, ECMAScript एक लिखने का तरीका, या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग कोड्स। ठीक है, कि आपको इस टाइप से कोड लिखना है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना है। अभी जो चल रहा है ES6, क्लियर, ECMAScript 6, तो उसकी कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखूंगा कि ECMAScript क्या है, ES6 क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, मतलब आप जो कोड लिख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है, पर्टिकुलर रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स, कि ये सिंटेक्स है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि यार एक कोड है, उसका सिंटेक्स कुछ जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स पे लिखो, या मैंने बोला जावा के सिंटेक्स पे लिखो। तो अगर मैंने बोला जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स पे लिखो, तो जावास्क्रिप्ट में जितने रूल्स लगते हैं ना वो लगेंगे उस कोड में। मैंने बोला जावा के कोड में जावा के सिंटेक्स में लिखो, तो ऊपर वाला जो सिंटेक्स है वो किसका है, जावा का। नीचे वाला जो सिंटेक्स है वो किसका है, जावास्क्रिप्ट का। तो ये डिफरेंस है सिंटेक्स में। तो हम किसका सिंटेक्स फॉलो करेंगे, जावास्क्रिप्ट का। क्लियर, तो सिंटेक्स मतलब समझ में आया कि आपको कोई सामने वाला बोल दे कि सिंटेक्स में लिखो तो समझ में आना चाहिए। क्लियर, अब उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो लेट्स हैव अ लुक कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरिएबल्स समझना काफ़ी इजी है। बस उसका थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होना चाहिए मेमोरी ब्लॉक का। अब देखो यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक है। अभी ये है रेम, आपके सिस्टम में होता है ना रेम,
4 GB 8 GB, क्लियर। अब इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक है ये, इसके अंदर मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट a इक्वल टू 10, क्लियर। तो ये a क्या है, वेरिएबल। तो सिस्टम के अंदर a नाम से एक मेमोरी ब्लॉक बुक हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 10। ये वैल्यू जो है ना वो 10, देखो। तो 10 क्या है वैल्यू, और इस ब्लॉक का नाम क्या है, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। इस ब्लॉक का जो नेम है उससे मैं पता लगा सकता हूँ ना कि यहाँ पर a है तो a की वैल्यू 10 है। मैंने बोला a इक्वल टू 10, तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं नेम नहीं देता तो समझ में कैसे आता कि ये ब्लॉक क्या है। अब मेमोरी एड्रेस याद करना पड़ता, जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए वेरिएबल्स यूज करते हैं जो कि वरी करते हैं। वरी इन द सेंस, मैं यहाँ पे a नाम दे सकता हूँ, मैं चाहता तो b नाम दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो चाहे मैं अपने हिसाब से नाम दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी 10 स्टोर करवा रहा हूँ, मैं चाहूंगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा नेम स्टोर करा दूंगा, तो ये नेम स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो वेरिएबल समझ में आया क्या होता है, क्लियर, इजी, ज़्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसी में कुछ डेफिनेशन है वो भी मैं बता दूंगा, जस्ट फॉर कि अभी हम थोड़ा समझ लें कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वेरिएबल इस पे रन टाइम में अपन चेंज करवा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, क्लियर। अगर हमने कॉन्स्ट यूज किया तो हम नहीं कर पाते। कुछ तीन कीवर्ड्स की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो अभी आगे समझेंगे कौन कौन से होते हैं, बट सबसे पहले एक होता है, सबसे पहला समझ लेते हैं कि सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है वेर, ठीक है, वेर। अब वेर का फुल फॉर्म आपको पता होगा, वेरिएबल, क्लियर। तो एक कीवर्ड बनाया उन्होंने वेर नाम से। अब वेर नाम का जो कीवर्ड था वो पहले चलता था, अभी नहीं चलता है, अभी यूज नहीं होता है आमतौर पर, क्योंकि इसके कुछ डिफेक्ट से, कुछ एरर्स थे जो बाद में सॉल्व हो गए, तो बाद में फिर दूसरे कीवर्ड्स यूज करने पड़े। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेर a इक्वल टू 10, ठीक है। तो a इक्वल टू 10 मतलब क्या हुआ कि एक मेमोरी ब्लॉक बना, उसके अंदर एक मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर उसका नाम क्या रख दिया मैंने a, उसके अंदर वैल्यू क्या रखी 10, ये वेरिएबल। तो इस वैर को मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज इन द सेंस, अगर मैं चाह तो वापस से एक और बार वेर ए लिख के इस बार 20 लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक बार तो ए डिक्लेयर कर दिया था, एक मेमोरी ब्लॉक तो बुक हो गया, और उसी नाम से मैंने एक और बार वेर यूज करके एक और मेमोरी ब्लॉक बुक कर दिया, या फिर उसी को मैंने वापस कॉल किया। तो ऐसे रीडिक्लेरेशन में क्या होता है, रीडिक्लेरेशन में ऐसे मेमोरी में बार बार ब्लॉक्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी तो मतलब कि एक ही वेरिएबल नेम से मेरे पास मल्टीपल लोकेशन है। अब मल्टीपल लोकेशन मतलब क्या, ये एरर है कि अगर मैंने उसको बोला कि ए को मुझे प्रिंट कराना है, तो वो ये रिसेंट वाला ए तो प्रिंट कर देगा, बट इन केस कुछ और अपन डेटा स्टोर करवा रहे हैं, अपन चाहते हैं कि नहीं यार, और उस टाइम एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा प्रिंट कराना है। मैं चाहता हूँ ऊपर वाला ए प्रिंट कराऊं, तो इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है, क्लियर। मैं वेरिएबल इस वेर को कहीं से भी एक्सेस करा सकता हूँ, ये सिक्योरिटी इशू है, क्लियर। अगर मैं इसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम में इसको इसको पर्टिकुलर कोई स्कोप में बांध नहीं सकता मैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर वेर यूज किया है तो मैं उसको एक स्कोप में बांध नहीं सकता, मैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, और ये इशू है सिक्योरिटी इशू, क्लियर। इसलिए वेर यूज नहीं होता है। तो वेर की जगह दो कीवर्ड और हैं जो यूज होते हैं, वेर की जगह लेट यूज होता है, कॉन्स्ट यूज होता है, क्लियर। तो एक प्रोग्राम हम बनाते हैं वेर से, उसके बाद हम आगे समझते हैं दो और। तो अब सबसे पहले प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जेएस पर सीखना है, तो सबसे पहले आपको जेएस कनेक्ट करना आना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बनाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एज यूजल जो हमने बना रहे थे सेम टू सेम वैसे ही बनाया। उसके बाद हमने बनाया कि मान लो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्लियर। डॉट जेएस एक्सटेंशन क्या बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट फाइल है, डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन बता रहा है कि एच टी एम एल फाइल है, क्लियर। ये एक्सटेंशन डज मैटर, ये एक्सटेंशन आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर आपने किया, अब आप एच टी एम एल में मैंने बॉयलर प्लेट लगाया, यहाँ पर मैंने
टॉपिक लिख दिया जेएस इंट्रो, क्लियर। अब यहाँ पर बॉडी के लास्ट में, बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट टैग, देखो स्क्रिप्ट और सोर्स, ये टैग आपको चूज करना है और यहाँ पर आपको आपका जेएस लिंक करना है, क्लियर। जेएस हेड में लिंक नहीं होगा, आपको यहाँ लिंक करना है बॉडी में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो इतना काम हो गया। जेएस लिंक करने के बाद हम जाएंगे हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे। अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे गए तो वहां पर ऐसा हुआ कि लाइक ओके, सो अब अपन ने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिया। स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के बाद यहाँ पर अपन ने जेएस को कनेक्ट कर दिया। अब जेएस को कनेक्ट करने के बाद जैसे अपन क्या करते थे, सीएसएस को लिंक करते थे, वैसे ही मैंने अब जेएस को लिंक कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने लिखा console.log और मैंने प्रिंट कर दिया हेलो, क्लियर। अब console.log क्या है? कंसोल लॉग एक मेथड है जिससे क्या होता है, प्रिंटिंग होती है। यहाँ पर ये जो हेलो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, वो हेलो ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखता तो इसका मतलब क्या है कि ए एक वेरिएबल है और वेरिएबल को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे। स्ट्रिंग में मतलब डबल कोट या सिंगल कोट दोनों चलते, ये जावास्क्रिप्ट है, इसमें सब चलते, ठीक है। आप डबल ये सेमीकोलन लगाओ नहीं लगाओ डजेंट मैटर, लगाना क्यों है वो भी समझाता हूँ क्यों लगाना है। पहले इसको रन कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको रन किया। देखिए जावास्क्रिप्ट कंपल्शन नहीं लगाती है कि आपको लगाना ही है, बट बाकी अदर जो लैंग्वेजेस है वो बोलती है कि आपको सेमीकोलन लगाना है। तो उस हिसाब की आपकी आदत में होनी चाहिए कि सेमीकोलन लगना चाहिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हेलो आ गया प्रिंट किया हुआ। तो आपको जावास्क्रिप्ट अगर चेक करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्पेक्ट में जाना है और फिर कंसोल पे जाना है। तो यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, ठीक है। कंसोल, इसको कंसोल बोलते हैं। अब उसके बाद इतना काम हो गया तो इसको हटा दिया। अब अपन ने कुछ भी लिखा नहीं है बॉडी में तो वहां पर कुछ भी शो नहीं होगा, क्लियर। ये जेएस का इतना टॉपिक समझ में आया। अब सेमीकोलन की बात करते हैं। तो अगर मेरे को एक लाइन में मल्टीपल, मान लो कि एक और सीएलजी लगाना है, तो ये दोनों आपस में दूर कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि एक स्टेटमेंट खत्म हो गया दूसरा चालू हो गया? तो यहाँ पर सेमीकोलन से पता चलता है, ठीक है। अगर आप एक लाइन में मल्टीपल कोट्स लिख रहे हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, तो आपको सेमीकोलन से उनको अलग अलग करना है। अगर नहीं लिख रहे हो तो एंटर दबा के आप अगर यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। आप चाहो तो देख सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो यहाँ पर आ गया हेलो हाय, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एक ही लाइन में लिखना है तो आप सेमीकोलन लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ओके, तो इतना हमने काम खत्म कर दिया। अब उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया लेट, सॉरी वेर से वो करना, वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है ए। अब मुझे ये वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग और यहाँ पर ए लिख दिया। देखो प्रिंट हो गया 10, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा प्रिंट करना है ए इक्वल टू 10। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, कोट लगाऊंगा, डबल कोट या सिंगल कोट, ए इक्वल टू ऐसा का ऐसा, जो जो भी मैं डबल कोट में लिखता हूँ या सिंगल कोट में लिखता हूँ वो ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया ए इक्वल टू 10, सॉरी 10 नहीं किया अभी, तो ए इक्वल सारा है। अब इसी के बाद ये ब्रैकेट के मतलब इसके डबल कोट के बाद यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। तो क्या बोल रहा है वो, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस साइन लगाना पड़ेगा। प्लस साइन क्यों लगाना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्केट करना, कॉन्केटिनेशन। मतलब उसके लिए ये चीज अलग है और ये ए जो है वो अलग है, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ के वहां पर प्रिंट करना। तो वो क्या करेगा कि अगर आपने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है बीच में, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, क्लियर। स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल जुड़ता नहीं है, मतलब ऐसा 2+4 नहीं कर सकते अपन। अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह 2+4 लिखा होता तो वो आउटपुट क्या प्रिंट करता, मान लो 2+2 ही कर दिया, 2+2 क्या आउटपुट आ जाएगा, देखो 4, ठीक है। पर अगर मैं एक स्ट्रिंग, मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पर हेलो, तो हेलो ऐसा कैसा प्रिंट हुआ, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाता हूँ, प्लस लगाया मैंने,
अब प्लस लगा के मैंने ए लिख दिया, तो ए की वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई वेरिएबल मतलब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं जो नंबर से नंबर प्लस कर दे। क्लियर? तो अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है और एक तरफ नंबर है, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर नंबर कॉन्केट हो जाएगा। क्लियर? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ताकि आप कंसोल अच्छे से कर सको, प्रिंटिंग अच्छे से कर सको। ठीक है, बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट टाइम आएगा, स्ट्रिंग के अंदर आएगा। क्लियर? अब आगे, अब इतना समझ में आ गया कि वैर से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल बना सकते हैं। तो एक वेरिएबल बन गया, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। क्लियर? अब अगर मैं चाहूँ तो एक और कीवर्ड होता है लेट, तो मैंने इस बार लेट से बना दिया। कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। पर अगर जब वैर से बना हुआ था, तो यहाँ पर मैंने वैर से बनाया है यहाँ पर, और इसी के नीचे मैंने वापस से वैर ए इक्वल टू 10 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया। तो देखो अब क्या आ रहा है, आउटपुट 20 आ रहा है। तो रीडिक्लेयर हो गया। वो क्या किया मैंने, एक बार वैर से बना दिया ए इक्वल टू 10, और वापस से वैर से क्या कर दिया, ए इक्वल टू 20 बना दिया। तो इसको होता है रीडिक्लेरेशन। अगर आप वैर का वापस यूज कर रहे हो ना, ये वैर का, तो रीडिक्लेयर कर रहे हो, आप वेरिएबल को वापस बना रहे हो। अब बने बनाए वेरिएबल को वापस क्यों बनाना है, ये एरर है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हम वैर यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट यूज करेंगे। मान लो कि मैंने लेट यूज किया और यहाँ पर फिर से मैंने लेट कर दिया, तो देखो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ओके, बोले अनकॉर्ड सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन रीडिक्लेयर्ड, मतलब डिक्लेयर कर चुके हो आप और आप फिर वापस रीडिक्लेयर कर रहे हो, ऐसा हम परमिट नहीं करेंगे, तो एरर दे देगा। तो इसीलिए हम लेट यूज करते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी इश्यूज वेर के साथ आते थे वो अब लेट के साथ नहीं आते। क्लियर? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो पहले नहीं थे, अब हैं। तो वेर पहले यूज होता था, अब यूज नहीं करना है। क्लियर? अब उसके बाद आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब कॉन्स्ट का आप समझ रहे हो, कॉन्स्ट का एक फुल फॉर्म क्या हो सकता है, कांस्टेंट। तो अगर आपको किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट बिहेव करवाना है, तो आप कॉन्स्ट यूज करो। देखो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट किया, और यहाँ पर ए इक्वल टू मैंने 20 करना चाहा, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्या बोल रहा है वो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्या आप एक कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे हो दूसरी एक वेरिएबल की, ओवरराइड नहीं कर सकते आप। ओवरराइड मतलब क्या होता है, आप बचपन में जब लिखते थे ABCD, तो ओवरराइट करते थे। जब आपकी टीचर आपको सिखाती तो ओवरराइट करते थे, तो उसी के ऊपर घोट देते थे, ए को ए, बी को बी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ओवरराइडिंग कर रहे हैं, एक वेरिएबल के जो मेमोरी ब्लॉक है उसी के ऊपर कुछ और लिख देना या कुछ और इंसर्ट कर देना। ठीक है, ओवरराइडिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पर अपन ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसको हटा दो, तो ये सही चलेगा। देखो चल रहा है। तो वापस कॉन्स्ट में क्या होता है कि अपन वापस से वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 कर दिया, तो ए की वैल्यू अब 10 ही रहेगी। क्लियर? तो अब इतना समझ में आया। अब मान लो कि स्कोप की बात करें, तो स्कोप क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का स्कोप होता है। तो स्कोप एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, पर वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि स्कोप क्या होता है। देखो, हर एक वेरिएबल का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, एक स्कोप होता है। अब इन केस मैंने एक प्रोग्राम बनाया, अब मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके अंदर मैंने लिख दिया लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 10, या फिर मैं वैर से स्टार्ट करता हूँ। ये वैर से स्टार्ट कर दिया मैंने, वैर ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये एक स्कोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कोप है। स्कोप इन द सेंस कि एक वेरिएबल की लाइफ साइकिल, कहाँ से लेके कहाँ तक वो एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? अब इन केस मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर ऊपर ही मैंने लिख दिया वेर ए इक्वल टू 10, और कुछ ऐसे ब्रैकेट्स लगा लगा के कुछ कुछ लिख दिया इनके अंदर। ठीक है, तो अब पता है स्कोप क्या हो रहा है, कि ये जो वेरिएबल है वो, उसका स्कोप यहाँ से लेकर के प्रोग्राम के एंड तक, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाए उनका स्कोप यहाँ से यहाँ तक, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब स्कोप है। पर कौन से वेरिएबल का कितना स्कोप है ये डिसाइड करेगा आपका कीवर्ड जिससे आप बनाओगे, वेर से, लेट से, कॉन्स्ट से। ठीक है, अब मान लो कि मैंने वेर से बनाया, अब मैं वेर से कहीं भी बना दूं, कुछ भी बना दूं, मैं कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये क्या है, एरर है। ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया, इसको बाद में चेंज किया।
तो सबसे पहले अपन एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, where a इक्वल टू 10 लिखा और यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ये ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लो मैंने कंसोल किया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने कंसोल कर दिया a को। तो लेट्स हैव लुक, देखो हो गया कंसोल 10। और अगर मैंने लेट से किया तो भी हो जाएगा, देखो किया, हो गया। पर अब उल्टी कंडीशन दूं, अब इस लेट को यहाँ बनाते हैं और इसको बाहर बनाते हैं। क्या हो रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, वो पहचान नहीं पा रहा है। पर वैर में ऐसा नहीं होता, वैर में वो कहीं भी एक्सेस हो जाता है, देखो हो रहा है, लेट में नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर लेट लिख रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, उसके लिए ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट के स्कोप के बाहर मैंने ए को एक्सेस करना चाहा, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अब जब अपन वेर की बात कर रहे थे तो वो पब्लिक टाइप था, पब्लिक इन सेंस कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी था वो। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है, तो इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट तक, इसके अंदर एक्सेस कर लोगे तो हो जाएगा, इसके बाहर एक्सेस करोगे तो नहीं होगा। ये एक वेरिएबल का स्कोप है। क्लियर, क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएबल के स्कोप क्या होता है, कभी कभी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कोप क्या होता है, स्कोप उसको समझा दोगे उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब वैसे ही अगर चाहें तो कॉन्स्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, ये कॉन्स्ट एक ही आ रहा है एरर जो पहले आ रहा था, तो लेट को भी आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते स्कोप के बाहर और कॉन्स्ट को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बात थी हमारी वेरिएबल पे। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो भी कर लेना। जो मैंने बताए हैं वही के वही मैंने सिर्फ उसमें लिख रखे और कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, आप चाहें तो खुद के नोट्स बनाना, जावास्क्रिप्ट में खुद के नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे उन सबको कवर करना, फिर प्लेसमेंट के टाइम पे उसको रिवाइज करना काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो अभी से पढ़ते पढ़ते नोट्स बना बनाते चलना, खुद के नोट्स ही आगे काम में आते हैं। किसी और के नोट्स पढ़ोगे समझ में आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, खुद के नोट्स ही पढ़ने में समझ में आते हैं। क्लियर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।